Good morning, students. Welcome back again. Good morning, students. Welcome back again. Last lecture we completed partnership final account. Now today we are going to study with new chapter, chapter number 2, accounts for not for profit concern of your textbook page number 63. फाइनल अकाउंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न दो चैप्टर्स है, बहुत ही कंपलसरी एग्जाम में, और ये दोनों भी चैप्टर को कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा. लास्ट क्वेश्चन होगा फाइनल अकाउंट का और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. सो ये दोनों भी चैप्टर अच्छे से करके रखो. It is a compulsory problem you will get on these questions regarding the lesson, and it is compulsory, so you have to practice it regularly both the chapter because both are final account. पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है. अब हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का फाइनल अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. और देखो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं देर आर टू टाइप्स. व्हाट आर दैट? प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट. अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया है, कंपनी ओपन करेंगे तो उनका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना. बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया है तो उसका मेन एम लोगों को सर्विस देना होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. जैसे एग्जांपल रोटरी क्लब, लायंस क्लब आर द क्लब which are established to give services to the society's member. So in that case उनका मेन एम क्या है? Not to earn profit but to give services. Profit is a secondary factor. Primary objective is what? To give services. और वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों को सर्विस देते हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो हमें इस लेसन में डिटेल में स्टडी करना है. सो देर आर टू टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग. Trading organization is meant to earn profit, not for profit concern. Main aim is to give services to the member of a society at a large. एग्जाम्पल्स भी हमारे पास स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, along with that social welfare association and all. This gives services and that is called as what? Non-for-profit organization. So not for profit concern is a concern which is not started to earn profit but to give qualitative service to its member and society to minimum charges. तो इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? Primary objective is to provide services to its member. This concern are form for promotion of art, culture, education activity. ये members of this concern are not given dividend, उनको dividend नहीं मिलता है. तो मैनेजमेंट कौन किनके हाथ में? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में उनकी मैनेजमेंट होती है. और वो कौन सा अकाउंट से फाइनल अकाउंट बनाते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. उससे वो लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, बैलेंस शीट. और यहाँ पे कैपिटल फंड क्रिएट करना पड़ता है. वो इट इज़ मेड अप ऑफ कैपिटल फंड. कहाँ से क्रिएट करते हैं? एंट्रेंस फी, सरप्लस, जो भी प्रॉफिट होता है वो, उनके लीगल फीस जो होते हैं, राइट्स, डोनेशन, वहाँ से वो कैपिटल फंड क्रिएट करते हैं. तो समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. तो यहाँ पे हम सबसे पहला पढ़ेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वहाँ पे हमें क्या पता चलेगा? एक होती है रिसिप्ट साइड और एक होती है पेमेंट साइड. रिसिप्ट साइड जो होती है वहाँ पे हमें इनकम दिखेगी और पेमेंट साइड जो होगी वहाँ पे हमें सारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर दिखेंगे. सो ऑल द रिसिप्ट इज डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ऑल द पेमेंट आर क्रेडिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें ड्रॉ करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट क्यों है? बिकॉज उसमें हमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो भी पैसा आया है वो रिसिप्ट साइड में दिखेगा और जो भी पैसा गया है वो पेमेंट साइड में दिखेगा. और दूसरा अकाउंट जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है. वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है. क्यों नॉमिनल अकाउंट है? बिकॉज जो भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जो भी डेबिट हुआ है वो डेबिट में आएगा एक्सपेंसेस, और जो भी इनकम मिली है वो क्रेडिट में होगा. तो इस लेसन में हमें यही ध्यान देना है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, आपको उसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट. अभी देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसी वैरायटी का होता है तो आप जरा गो थ्रू कर सकते हैं इसको. जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको उसमें से क्या बनाना होता है. वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनाने होते हैं. तो मेन पार्ट इज व्हाट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. वहाँ से हमें क्या पता चलेगा? ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर एक्सपेंसेस आर इनकम आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सरप्लस. नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं बट नॉट फॉर प्रॉफिट फाइनल अकाउंट में हमें उनको क्या बोलना है? सरप्लस. उसका मीनिंग क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर
एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। और उल्टा हुआ, एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन इनकम, तो उस केस में लॉस हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट। डेफिसिट क्यों, बिकॉज एक्सपेंडिचर आर मोर देन इनकम। सो ऐसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करना है, एक्सपेंडिचर टू अमाउंट कॉलम, इनकम एंड टू अमाउंट कॉलम। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी यहाँ पे रेडी है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो आप गो थ्रू कर सकते हो। सो दिस वे वी हैव टू कंटिन्यू विथ अवर फाइनल अकाउंट। सो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर समझा होगा रिगार्डिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ in non-for-profit concern. Next lecture we will continue with next part of same lesson. We will move towards the adjustments regarding the adjustment and its effect. So come to page number 73. एडजस्टमेंट्स को गो थ्रू करते हैं। नोटबुक में आपको एडजस्टमेंट्स और उसके इफेक्ट्स लिख के लेने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसके दो इफेक्ट हमने पहले भी फाइनल अकाउंट में पढ़ा है। अब यहाँ पे भी दो इफेक्ट ही होने वाले हैं। एक इफेक्ट होगा डेबिट साइड और एक्सपेंडिचर साइड, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड एडजस्टमेंट होती है प्रीपेड की। आउटस्टैंडिंग जो होता है वो ऐड करना है हमें डेबिट साइड में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और प्रीपेड जो होगा वो हमें माइनस करना है। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग विल गिव इन लाइबिलिटी साइड, सेम सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रीपेड हमें कहाँ दिखाना है, असेट साइड। उल्टा होगा, आउटस्टैंडिंग इनकम होगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में ऐड होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। और अगर इनकम एडवांस में मिला होगा तो एडवांस इनकम जो होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो एक इफेक्ट हमें इनकम साइड मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में देना है। फिर ये मेन पार्ट सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रेवेन्यू इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो पीरियोडिकली पेमेंट करना पड़ता है, और जो मेंबर्स उसमें मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल मेंबर्स हैव टू पे सब्सक्रिप्शन उनको पे करना ही पड़ता है। इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो 4 पार्ट्स के होते हैं। कैसे 4 पार्ट्स के, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है, और करंट ईयर का एडवांस होता है, और उसके बाद लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है, और लास्ट ईयर का एडवांस होता है। तो 4 पार्ट्स में सब्सक्रिप्शन डिवाइड होता है। सो अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ तो हमें ऐड करना है, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। और एडवांस का उल्टा है, करंट ईयर का एडवांस होगा तो हमें माइनस, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आया तो प्लस, एडवांस आया तो माइनस, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आया तो उल्टा माइनस होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस। अब ऑपोजिट अगर हमें एडवांस बोला मैंने, अगर आपको एडवांस में मिला है तो करंट ईयर का एडवांस होगा वो अपनी लाइबिलिटी होती है वो माइनस, और लास्ट ईयर का एडवांस हुआ तो प्लस। एडवांस का उल्टा रूल है, करंट ईयर का एडवांस माइनस होता है और लास्ट ईयर का एडवांस प्लस होता है। तो 4 रूल्स आपको याद रखने। एडजस्टमेंट 6 डेप्रीसिएशन पे, वो तो नॉर्मल है, असेट में माइनस करने का और इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखने का। फिर है एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना। इसका भी सिंपल इफेक्ट होता है, इनकम में से माइनस और दूसरा इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड। तो क्या इफेक्ट होगा, इनकम में से माइनस, कैपिटल फंड में ऐड, इसको बोलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फी। फिर स्पेशल फंड अगर हम क्रिएट कर रहे हैं डोनेशन, तो देखने का जनरल पर्पस है या स्पेसिफिक पर्पस है। जनरल पर्पस हुआ तो रेवेन्यू इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बस स्पेसिफिक पर्पस हुआ तो उसको हमें स्पेसिफिक यूज़ में ही डालना है, मतलब बैलेंस शीट में मेंशन करना है। फिर एडजस्टमेंट 9 होती है स्टॉक, उसका भी फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टॉक लेने का पहले उसमें परचेज ऐड करने का, आउटस्टैंडिंग होगा तो भी ऐड करने का, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने का। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। तो ऐसे हमें करना है सॉल्व। फिर इसमें अभी बी पार्ट देखते हैं। एंट्रेंस फी होती है, वो भी वैसे ही करना है जैसे हमने डोनेशंस का किया है, सब्सक्रिप्शन का भी वैसे ही करना है। लीगसी मीन्स क्या है, गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑन डेथ ऑफ अ डोनर। कोई विल है, एग्रीमेंट है, वहाँ से आपको कुछ पैसा मिला है लीगसीज, तो उसको लीगसीज बोलते, गिफ्ट मिलेगा, तो वो भी सेम है। कैपिटल रिसिप्ट से डिश ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लीगसीज को कहाँ दिखाना है, कैपिटल रिसिप्ट है इसलिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, तो मेंबर्स को उसकी फीस भरनी पड़ती है, वो नॉन रिकरिंग होती है, वो भी लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ता है। कोई भी असेट बेचा तो उसका भी एंट्री होता है, वो भी इफेक्ट देना है बराबर से। तो जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो वैसे आपको आइडिया आ जाएगी। खाली मैंने आपको ये ध्यान देना है कि आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीपेड माइनस होता है, बट वो करंट ईयर का
और लास्ट ईयर का हुआ तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है और लास्ट ईयर का प्रीपेड प्लस होता है। समझा? तो अभी ये देखो छोटा सा स्टेशनरी का क्वेश्चन है। स्टेशनरी का स्टॉक 800 है और रिसिप्ट में परचेज है। तो अभी स्टेशनरी का हमें फॉर्मेट पता है, तो पहला क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, तो ये कितना था ओपनिंग में 800, यहाँ पे लिख दिया। परचेज कितना है देखो यहाँ पे परचेज 7000, आउटस्टैंडिंग कितना है 1500, हमने वो ऐड किया, टोटल आया 9300 और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा तो क्लोजिंग माइनस किया तो 8000। तो ऐसे छोटे छोटे एडजस्टमेंट से हमें आइडिया आ जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये अपना फर्स्ट छोटा सा प्रॉब्लम था। अब देखो मैं सेकेंड प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करती हूँ रिगार्डिंग सेम क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक वाला वो पार्ट हो गया स्टेशनरी का। अब देखो सब्सक्रिप्शन पे दिखाया है 3 ईयर्स से। अब यहाँ से आपको समझेगा सब्सक्रिप्शन। देखो ये 16, 17, 17, 18, 18, 19, यहाँ पे कौन सा ईयर है 18, मतलब 17, 18 कौन सा ईयर है अपना करंट, और 16, 17 लास्ट, और 18, 19 आने वाला साल मतलब कमिंग ईयर। तो 3 साल का बाइफर्केशन समझा, लास्ट ईयर, करंट ईयर एंड कमिंग ईयर। तो हमें सबसे पहला करंट ईयर को 80,000 को हमें सॉल्व करना है। सो सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन कितना है 80,000। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 7, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही बोला अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आया तो हमें क्या करना है प्लस, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आया तो क्या करना है माइनस। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 7000, तो देखो ऐड आउटस्टैंडिंग 7000 लिखा है वो करंट ईयर का है। अब लास्ट ईयर के बारे में क्या बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16, 17 वॉज 2000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वॉज 8000। देखो 1500 में से 2000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से क्या बोला है 2000 लास्ट ईयर का 16, 17 का 2000 था, लेकिन उसमें से हमें रिसिप्ट साइड में 1500 तो दिख ही रहा है। तो अभी बाकी कितना है 500। तो लास्ट ईयर के 2 इफेक्ट नहीं देने के, ओनली करंट ईयर के 2 इफेक्ट देने के। तो लास्ट ईयर का कितना भी बाकी है उसको हम कहाँ डालेंगे बैलेंस शीट असेट साइड। तो कितना बाकी है उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लास्ट ईयर का कितना बाकी है 1500 में से 2000 था उसमें से 1500 मिला, सो 500 बाकी डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग में लिखेंगे 500। और करंट ईयर के कितने इफेक्ट्स होते हैं 2, एक हमने 7000 इसमें ऐड किया, दूसरा इफेक्ट भी हम लोग बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 7500। और एक बाकी अपने एडवांस, वो भी लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का एडवांस क्या होता है प्लस की माइनस माइनस, सब्सक्रिप्शन इसमें एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वॉज 8000, तो लास्ट ईयर का एडवांस तो प्लस होता है। फिर लास्ट ईयर का एडवांस है, करंट एडवांस माइनस होता है, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस होता है, तो यहाँ पे ऐड करो लास्ट ईयर एडवांस 8000। इसका एक ही इफेक्ट होगा बिकॉज लास्ट ईयर के एक ही इफेक्ट होते हैं। अभी ये सब्सक्रिप्शन है 95,000। अब इसके बाद कमिंग ईयर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो डायरेक्टली 3500 हमें पहले से ही दिख रहा है, तो एडवांस मिला है तो एक ही इफेक्ट इसका भी देने का लाइबिलिटी में 3500। तो ऐसे हमें सब्सक्रिप्शन सॉल्व करना है। तो ऐसे हमारा सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड वाला देखेंगे डेप्रीसिएशन वाला। फर्नीचर की वैल्यू है 1 लाख और वो एडिशनल परचेज किया है 30,000 में, तो पहले 1 लाख लिखने का फिर एडिशन 30 करने का, टोटल 1,30,000। बट जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 2 डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 1 लाख पे फुल ईयर पे और 30,000 पे 9 मंथ्स के लिए। तो ऐसे आपको वर्किंग नोट में दिखाने का 1 लाख पे 12%, 12,000, 30,000 12%, 9 मंथ्स के लिए 2,700, तो टोटल 14,700। सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में 2 डेप्रिसिएशन 14,700। वैसे ही आउटस्टैंडिंग भी बोला है, प्रीपेड सैलरी है 2000 यहाँ पे दिया है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी है 18, 19 और 19, 20। सैलरी तो हम डेबिट में लिखेंगे, 18, 19 अपना करंट ईयर है 30 लिख दिया। लास्ट ईयर का कितना प्रीपेड है 2000, लास्ट ईयर का क्या होता है ऐड 2000 ऐड करो, और आउटस्टैंडिंग कितना है 5000, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट कहा जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। अब लास्ट ईयर देखो 1000 लास्ट ईयर का कर दिया हमने, अभी कमिंग साल का दिख रहा है हमें 1920 का, उसको हम कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट के असेट्स में। तो ऐसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको छोटे छोटे एडजस्टमेंट समझे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, तब तक आप एडजस्टमेंट्स एंड ऑल रेफर करते रहो। थैंक यू।